हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उन 5 लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मर्चेंट एनालिसिस तक अपनी एनालिसिस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा होगा मशीनिंग टाइम ज्ञात करने के लिए, और उसी से रिलेटेड मशीनिंग टाइमिंग के बाद हम लोग उस पर ज्ञात करेंगे कि कैसे हम टूल और वर्कपीस के बीच जनरेट हुए टेम्परेचर को मेजर करते हैं और कौन कौन से फोर्सेज जो हमारे लगते थे मर्चेंट एनालिसिस में, उन फोर्स को मेजर करने के लिए क्या टूल इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मशीन टाइम के बारे में बात करते हैं। मशीन टाइम, इसे हम लोग टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। मशीनिंग टाइम टीएम, चाहे मशीन टाइम कहिए चाहे मशीनिंग टाइम कह लीजिए। मशीनिंग टाइम टीएम। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे कि देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम लोग कोई मशीनिंग करते हैं तो 2 तरीके के वर्कपीस पर हम लोग मशीनिंग करते हैं। पहला वर्कपीस हमारा होता है रेक्टेंगुलर, और दूसरा वर्कपीस हमारा होता है सिलेंड्रिकल। रेक्टेंगुलर वर्कपीस को हम लोग शेपर पर मशीनिंग करते हैं और सिलेंड्रिकल वर्कपीस हम लोग लेथ पर मशीनिंग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इन्हीं दोनों पर हम लोग मशीन टाइम को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग रेक्टेंगुलर वर्कपीस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल वर्कपीस पर मशीन टाइम निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब रेक्टेंगुलर वर्कपीस हमारा इस तरीके का होता है, ऐसा होता है, और इस पर हमें सपोज करिए इतने मटेरियल को काटकर रिमूव करना होता है। तो अगर हम एक साथ इतना मटेरियल नहीं काट पाए या कई बार में काटे, तो हम कोई टूल लेते हैं इतनी डेप्थ में और उसके बाद इतनी विड्थ में काटते हैं, फिर इतनी डेप्थ में, इतनी विड्थ में काटते हैं, फिर इतनी डेप्थ में, इतनी विड्थ में काटते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, जब हम इतनी विड्थ लेते हैं और इतनी डेप्थ हम लेते हैं तो कोई टूल हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ से जब टूल हमारा मूव करना शुरू किया और यहाँ तक गया, कट किया, फिर टूल क्या होगा, वापस जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में इतनी फीड लेगा और फिर कटिंग करेगा, फिर टूल वापस जाएगा, फिर इतनी डायरेक्शन में फीड लेगा, फिर कटिंग करेगा। तो इस तरीके से पूरा हमारा कट हो जाता है। तो अब इसमें देखिएगा क्या होता है, 2 स्ट्रोक होते हैं। इस पे हमारे कितने होते हैं, 2 स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, इसी को हम लोग कटिंग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा होता है रिटर्न स्ट्रोक, टूल जो हमारा रिटर्न जाता है, रिटर्न स्ट्रोक। अब देखिए, अगर इस पे टोटल मशीन टाइम, ऐसे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, इफ टोटल मशीनिंग टाइम टी हो, टोटल मशीनिंग टाइम चाहे टी हो चाहे टी एम हो, एम फॉर मशीनिंग टाइम और टी फॉर टाइम, अगर टोटल मशीनिंग टाइम टी एम हो तो ये टी एम इज इक्वल टू क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगा समय प्लस बैकवर्ड स्ट्रोक में लगा समय। तो ये हमारा हो जाता है, यदि फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगा समय टी एफ हो और बैकवर्ड स्ट्रोक में लगा समय हमारा टी बी हो, तो इस तरीके से ये हमारा टोटल मशीनिंग टाइम हो जाता है। किसके लिए, इस तरीके से रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए हो जाता है। और यह किस में होता है, मिनट में होता है, मिनट में होता है। यहाँ से अब देखिएगा, जब हम लोग स्ट्रोक रेशियो की बात करते थे, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया भी है, जब हम लोग
स्ट्रोक रेशियो की बात करते थे तो स्ट्रोक रेशियो हमारा क्या हो जाता था, स्ट्रोक रेशियो 1 कटिंग स्ट्रोक और 1 रिटर्निंग स्ट्रोक के रेशियो को स्ट्रोक रेशियो कहते हैं। तो इसको हम लोग बताए थे द रेशियो बिटवीन कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्निंग स्ट्रोक। रिटर्निंग स्ट्रोक इज कॉल्ड स्ट्रोक रेशियो। और ये हमारा कितना हो जाता था, स्ट्रोक रेशियो इज इक्वल टू, देखिए यदि हम कटिंग टाइम हमारा हो जाता था TF, या हम लोग TC कह सकते थे, T फॉर TC टाइम हो जाता था, चाहे फॉरवर्ड कह लीजिए, चाहे TC फॉर कटिंग टाइम कह लीजिए, और B फॉर रिटर्निंग के लिए हम TR ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो ये हो जाता था TC अपॉन TR। तो इस तरीके से एक फार्मूला हमारा यहाँ से बन जाता था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए जान लेते हैं। मेनली आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए ही एग्जाम में आता है, तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए हम लोग देखते हैं मशीन टाइम क्या होता है। चलिए, मशीनिंग टाइम फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस, मशीनिंग टाइम फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। तो अब यहाँ से देखिए, सपोज करिए ये हमारा वर्कपीस होता था इस तरीके से, और इसके डायमीटर को हमें कम करना होता था। तो ऐसा देखिएगा स्टूडेंट, देखिए ये टूल हमारा लगा हुआ है, ये टूल इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये वर्कपीस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस टूल को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा वही हमारा क्या होता है, मशीनिंग टाइम होता है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, मशीनिंग टाइम TM इज इक्वल टू, देखिए इस टूल को यहाँ तक आने में और केवल इतनी ही कटिंग नहीं कर रहा है, इसकी पूरी परिधि की कटिंग कर रहा है। तो किस में कर रहा है, डेप्थ ऑफ कट में और फीड में कर रहा है, प्लस इतनी लेंथ में कर रहा है। तो इसके लिए मशीनिंग टाइम TM इज इक्वल टू हो जाता था L अपॉन F इंटू N। ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए मशीन टाइम, वेयर, ऐसे देखिए, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मशीन्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस। L यानी कि यहाँ से यहीं तक लेंगे, ये अगर मशीन नहीं हो चुका है तो इसको नहीं लेंगे। L इज इक्वल टू मशीन्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस एंड F इज इक्वल टू फीड रिवोल्यूशन पर mm एंड N इज इक्वल टू स्पीड इन RPM ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस की स्पीड हमारी किस में होगी, RPM में होगी। चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। अब इसके हम लोग थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मशीनिंग टाइम, अब यूनिट का मतलब क्या हुआ, देखिए ये TM इज इक्वल टू L अपॉन FN होता है। L की यूनिट हमारी किस में होगी, मीटर में होगी, और फीड की यूनिट हमारी किस में होगी, फीड की यूनिट हमारी किस में होगी, फीड mm पर रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना mm आगे बढ़ता है वर्कपीस यानी टूल, उसी को हम फीड बोलते हैं, इनटू N। N की हमारी यूनिट क्या होगी, देखिए N हमारा क्या है, RPM है। RPM मतलब राउंड पर मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा रिवोल्यूशन पर मिनट। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लेंथ को मीटर में या mm में ले लें, देखिए अगर यहाँ हम mm पर रिवोल्यूशन ले रहे हैं तो लेंथ भी हमारी mm में ले लेंगे, तो mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 बाई मिनट इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा। तो TM इज इक्वल टू किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो इसके लिए भी मशीन टाइम किस में होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मिनट लगता है। अब थोड़ी सी आपको बताते हैं अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड क्या होता है। चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं।
अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड क्या होता है। देखिए हम लोग का हेडिंग होगा अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड। अब अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड, सपोज करिए स्टूडेंट, देखिए ये वर्क पीस हमारा कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा था। यदि टूल हमारा देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करे और टूल हमारा इस तरीके से यहाँ पे आकर पूरी मशीनिंग कर दे, तो अब यहाँ पे देखिए टूल थोड़ी सी भी पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा है और थोड़ा सा भी ओवर नहीं जा रहा है। सेकंड डायग्राम देखिए, यही वर्क पीस हमारा हो और इस तरीके से अब की बार क्या हो, देखिए टूल हमारा यहाँ पर हो और मशीन करने के बाद टूल हमारा यहां तक आ जाए। अब आपने देखा कि इस एज से कटिंग हो रही थी और कटिंग होने के पहले देखिए यहां से लेके यहां तक इस टूल को पहले क्या होगा, बिना कटे ट्रेवल्ड करना होगा और कटने के बाद देखिए यहां तक कटिंग हो गई और कटिंग एज ये थी, तो यहां से लेके यहां तक कटने के बाद भी टूल को ट्रेवल्ड करना पड़ रहा है। तो अब मशीनिंग टाइम निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल मशीनिंग टाइम तो हमारी इतनी ही कटिंग हो रही है, लेकिन टूल यहाँ से यहाँ भी ट्रेवल करने में टाइम कंज्यूम करेगा और यहाँ से यहाँ तक भी जाने में कंज्यूम करेगा। तो टोटल मशीन टाइम जो हम कंज्यूम करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। तो अब देखिए वर्कपीस पे कटिंग स्टार्ट होने से पहले टूल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है उसी को हम अप्रोच कहते हैं। और यहाँ पर देखिए वर्कपीस के कट होने के बाद टूल जितना डिस्टेंस ओवर ट्रेवल्ड करता है उसी को हम ओवर ट्रेवल्ड कहते हैं। तो यदि हम अप्रोच को ए से डिनोट कर दें तो अप्रोच इज इक्वल टू क्या होता है, टूल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टूल ट्रेवल्ड डिस्टेंस बिफोर start the cutting is called approach एंड ओवर ट्रेवल को अगर हम B से डिनोट कर दें तो हमारा ओवर ट्रेवल्ड B क्या होगा, टूल ट्रेवल्ड, ये क्या कटिंग के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस टूल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, देखिए टूल ट्रेवल्ड डिस्टेंस आफ्टर कटिंग के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ओवर ट्रेवल्ड। अब देखिएगा पहले केस में यहाँ पे हमने क्या किया था, टूल को अगर हम यहीं से मान रहे थे और यहाँ तक ये कट करेगा तो मतलब हम यहाँ पे अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड को नेग्लेक्ट मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड आर neglected then machine time TM इज इक्वल टू, जब अप्रोच और ओवर ट्रेवल नहीं है तो इसकी टोटल लेंथ जितनी होगी, जितना ये टूल ट्रेवल्ड करेगा उतना ही हो जाएगा L अपॉन F इंटू N। ये वही फार्मूला रहेगा L अपॉन F इंटू N। लेकिन यहाँ पे देखिए इफ, ऐसे देखिए इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड आर considered then machine time
टी एम इज इक्वल टू, देखिए लेंथ एल तो रहेगी रहेगी, इस वर्क पीस की लेंथ अगर हमारी एल है और इस वर्क पीस की लेंथ हमारी एल है तो एल तो रहेगी रहेगी, प्लस में ए भी हो जाएगा और प्लस में अगर इसको हम बी मान लें तो ये हो गया एल प्लस ए प्लस बी अपॉन एफ इंटू एन। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा क्या होता है, टोटल मशीन टाइम फॉर रेक्टेंगुलर वर्कपीस एंड टोटल मशीन टाइम फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कटिंग फोर्स और कटिंग पावर के बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कटिंग पावर या पावर कंजप्शन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन अगर हम P से डिनोट करें तो कितनी पावर हमारी लगेगी मशीन करने में। तो सबसे पहले देखिए, जब हम इस तरीके का चाहे रेक्टेंगुलर ले लीजिए चाहे सिलेंड्रिकल वर्क पीस ले लीजिए, ऐसे जब हम वर्क पीस पे ऐसा टूल लगाकर ये मशीन करते थे तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बनता था ये शियर प्लेन एरिया बनता था, ये शियर प्लेन एरिया बनता था और इसी डायरेक्शन में ऐसी कटिंग होती थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, जब इसे हम कट करते थे तो उस समय हमें पावर लगाना होता था। तो जो पावर लगाना होता था वो पावर इज इक्वल टू, देखें पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी के होता है, वेलोसिटी के होता है। अब यहाँ से पावर हम कटिंग में लगा रहे हैं और पावर हम शियर में, देखिए इस डायरेक्शन में हम कट कर रहे हैं और मटेरियल इस डायरेक्शन में हमारा शियर हो रहा है। तो हम अगर इस तरीके से देखें तो ऐसे देखिए जो पावर हमारी हो जाएगी, यदि हम P की बात करें तो पहले हम देखिएगा, देखिए ये हमारा पावर फर्स्ट हमारा हो जाएगा कटिंग, कटिंग पावर अगर हम इसे PC से डिनोट करें और दूसरा हम ले लें शियर पावर PS से डिनोट करें तो यहाँ पे देखिए अगर हम टोटल पावर P बराबर देखें तो ये हो जाएगा PS प्लस PC। देखिए ये हम कटिंग पावर यूज कर रहे हैं और इधर हम शियर पावर यूज कर रहे हैं, शियर हो रहा है मटेरियल, है ना। तो इस तरीके से टोटल पावर P इज इक्वल टू PS प्लस PC हो जाता है। अब यहाँ से देखिए P बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी के होता है, पावर इज इक्वल टू, यदि हमारी फोर्स इसमें F लग रहा हो और उस तरीके से देखिए तो P इज इक्वल टू, अच्छा जब शियर होगा तो शियर में ये हो जाएगा शियर फोर्स, पहले हम PS बराबर निकाल लें तो शियर फोर्स इनटू शियर वेलोसिटी और उसके बाद हम PC यानी कि कटिंग पावर निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। इस तरीके से ये हमारा हो गया PS और PC। जब टोटल हम पावर में इसकी वैल्यू को रखते थे तो ये हमारा हो जाता था, शियर फोर्स को हम FS से डिनोट करते थे और शियर वेलोसिटी को हम VS से डिनोट करते थे, प्लस दूसरा हम लोग करते थे कटिंग फोर्स को FC से डिनोट करते थे और कटिंग वेलोसिटी को VC से या V से डिनोट करते थे। तो इस तरीके से ये हमारा पावर के लिए फार्मूला आ जाता था
कितनी वाट पावर इसमें लगेगी वो उसके लिए हमारा यहाँ से आ जाता था। चलिए अब पावर के बाद देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिएगा हमारा मशीन टाइम हो गया है, पावर हो गया है। अब चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं। अब हम लोग टूल वियर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, या पहले टूल वियर की बात कर लेते हैं, फिर टूल मेजरमेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। टूल वियर, वियर मतलब खराब होना। तो हम लोग देखते हैं कि मेटल कटिंग में टूल कितने तरीके से वियर होता है और क्यों वियर होता है। वियर मतलब खराबी आना, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, जब ये टूल हमारा इस तरीके से वर्क करता है, देखिए ये टूल हमारा होता है, जब इस पर ऐसे चिप जाती है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी ये टूल हीट होता है, और जो चिप अपने साथ जा रही है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी ये टूल हमारा वियर होता है। और इस तरीके से तो ये हमारा होता है टूल में खराबी आना, तो इसी को हम बोलते हैं टूल वियर। तो बेसिकली जो टूल वियर होता है वो हमारा दो तरीके से होता है। पहला हमारा होता है क्रेटर वियर, और दूसरा हमारा होता है फ्लैंक वियर। पहले आप वियर देख लीजिए, फिर इन वियर की मैकेनिज्म आपको बताएंगे कैसे होती है। तो देखिए बेसिकली जो हमारा ये चिप जा रही है, उस वजह से चिप अपने साथ कुछ टूल के मटेरियल को लेती चली जाएगी ऐसे, और ये जो टूल आगे बढ़ रहा है तो इसके कांटेक्ट में होगा तो इधर भी इसका कुछ मटेरियल ऐसे घिसेगा, तो इस तरीके से ये टूल हमारा क्या होगा, वीकर होता जाएगा। तो इसी वियर को हम कहते हैं टूल वियर। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, फर्स्ट क्रेटर वियर और सेकेंड फ्लैंक वियर होता है। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं क्रेटर वियर। क्रेटर वियर देखिए क्या होता है। सपोज करिए कि ये टूल हमारा होता है, ये हमारा इस तरीके का टूल होता है। अब ये टूल की ऊपरी वाली जो सरफेस हमारी दिखाई दे रही है, इसे हम लोग बोलते हैं रैक फेस। तो देखिए जब चिप ऐसे इसके ऊपर जाती है, यानी कि जब चिप इस रैक फेस के ऊपर जाती है, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये हमारा क्या होता है, हाई टेम्परेचर या हाई फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो चिप अपने साथ टूल के कुछ मटेरियल को ले जाती है। तो ये टूल क्या होता है, इस तरीके से घिसना शुरू करता है और ऐसे वीक होना शुरू करता है, वीक होता जाता है। तो इस तरीके से ये टूल यहाँ पे वीक होता चला जाता है। तो इसी वियर को हम लोग, इस टाइप का जो वियर हमारा होता है, टूल में ऐसा ब्रेकर आ जाता, मतलब गड्ढे आ जाते हैं, तो इसी वियर को हम लोग एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो ये टूल फिर कैसा हो जाता है, देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है ऐसा, इस तरीके का टूल हमारा हो जाता है। ये किस लिए होता है, जो ये टूल में ऐसी जो कमी हमें दिखाई देती है, अब यहाँ पे इस तरीके का हम पूरा टूल देखते हैं, तो ये वाले फेस पर जो हमारी कमी दिखाई दे रही है, जो घिस के जा रहा है, इसी वियर को हम बोलते हैं क्रेटर वियर। और ये टूल के किस फेस पर होता है, इसे हम बोलते हैं रैक फेस। तो अब इसके लिए एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं कि क्रेटर वियर आर formed या प्रोड्यूस ऑन द रैक फेस ऑफ टूल। रैक फेस ऑफ टूल, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाता है कि क्रेटर वियर हमारा कहाँ पे जनरेट होता है, तो ये टूल के रैक फेस पर जनरेट होता है। अब ये क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स एंड हाई टेम्परेचर। ड्यू टू, ये देखिएगा, रीजन ऑफ क्रेटर वियर
ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड, पहला तो हाई टेम्परेचर और दूसरा क्या होगा, जो चिप जाएगी और जो टूल के बीच में इंटरफेस होगा, तो दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन चिप टूल इंटरफेस एंड हाई फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन चिप टूल रैक चिप टूल इंटरफेस। तो इस तरीके से हमारा फिनोमेना होता है क्रेटर वियर का। चलिए दूसरा वियर हम लोग देखते हैं, फ्लैंक वियर। तो ये फ्लैंक वियर हमारा क्या होता है, इस पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो सपोज करिए कि देखिए ये जो टूल हमारा होता था, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये टूल हमारा होता था। देखिए जब ये वाली फेस हमारी घिसती थी तो क्रेटर वियर होता था। अगर ये टूल जाए और मशीन सरफेस से कांटेक्ट करके ये फेस हमारी घिसने लगे, ये वाली फेस हमारी घिसने लगे, तो ये हमारी फ्लैंक फेस होती है टूल की। तो मतलब यहाँ से देखिए ये वाली फेस हमारी घिसने लगे, ये नीचे वाली फेस ऐसे घिसने लगे, या यहाँ पे देखिए ऐसे नीचे वाली फेस घिसने लगे, तो इस तरीके के घिसाव को या वियर को फ्लैंक वियर कहते हैं। फ्लैंक वियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घिसाव इसकी फ्लैंक सरफेस पे हो रहा है। और ये फ्लैंक सरफेस पे क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मशीन्ड सरफेस है, ये सरफेस अनमशीन्ड होती है और ये मशीन्ड सरफेस यानी मशीनिंग के बाद की सतह होती है। तो जो टूल का फ्लैंक फेस और मशीन्ड सरफेस के बीच में जो घिसावट होती है, उसी की वजह से ये हमारा वियर आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्लैंक वियर आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रैक्शन बिटवीन machined surface of workpiece and flank of tool। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज जनरेटेड फ्लैंक फेस ऑफ टूल, इट इज जनरेटेड फ्लैंक फेस ऑफ टूल। इस तरीके से हमारा होता है फ्लैंक वियर। तो ये दो वियर हमारे बेसिकली टूल में जनरेट होते हैं। अब देखिए ये जो दो वियर जनरेट हो रहे हैं, पहला रीजन तो हमने बता दिया कि हाई टेम्परेचर, और दूसरा रीजन हमने बता दिया आपको फ्रिक्शन फोर्स के कारण। अब इनकी मैकेनिज्म वियर होने की कैसी होती हैं, तो वो भी आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ टूल वियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ टूल वियर। देखिए टूल वियर की मैकेनिज्म कैसी होती है। मैकेनिज्म ऑफ टूल वियर, चलिए देखिएगा। तो देखिए मैकेनिज्म हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली मैकेनिज्म आपको हम समझाते हैं। देखिए बेसिकली कितनी मैकेनिज्म होती है वो यहाँ नोट कर देते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली मैकेनिज्म हमारी होती है ड्यू टू डिफ्यूजन वियर। दूसरी मैकेनिज्म हमारी होती है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन वियर। ऑक्सीडेशन
वियर। थर्ड मैकेनिज्म हमारी जो होती है वो हमारी होती है, देखिए पहला हमारा डिफ्यूजन वियर, दूसरा हमारा ऑक्सीडेशन वियर और तीसरा हमारा ये देखिएगा जब वर्क ऐसे पहले डिफ्यूजन वियर हो गया, फिर इनके बारे में पहले देख लेते हैं डिफ्यूजन वियर क्या होता है, फिर आगे दोनों को बताते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए जब सपोज करिए कि इस तरीके का ये टूल होता है, ये टूल होता है, इसके अंदर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब ये चिप इसके ऊपर ऐसी जाती है, ये जो चिप इसके ऊपर ऐसी जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, चिप और टूल के बीच में हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिस वजह से ये क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूज कर जाना, डिफ्यूज मतलब बर्न कर जाना। तो यहाँ पर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जब हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि किसी भी स्टील के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए कार्बन के पार्टिकल्स को एज ए फेलाइट पॉकेट्स के रूप में अंदर इम्बेडेड कराते हैं कास्टिंग के समय। तो जिससे क्या होता है, वो वर्कपीस हमारा हाई स्ट्रेंथ या हाई हार्ड स्ट्रेंथ का हो जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन फेलाइट पॉकेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्बन फेलाइट पॉकेट्स आर बर्न ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं कार्बन पार्टिकल्स आर डिफ्यूज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये हमारा जो कार्बन पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं तो ये ऊपरी लेयर, देखिए अंदर के कार्बन पार्टिकल्स नहीं डिफ्यूज होते हैं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर टूल की अपर सरफेस पर ही जनरेट होगा। तो उसी अपर सरफेस के जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो हाई हीट जोन के कांटेक्ट में आएंगे, जिससे अपर फेस के पार्टिकल्स ही डिफ्यूज होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा जैसे सपोज करिए कि जब हम किसी मकान की स्लैब को कंक्रीट के थ्रू बनाते हैं और उसके बाद जब फाइनल हम लोग उसको कास्ट कर देते हैं और जब बारिश होती है तो वहाँ बारिश की बूंदें क्या होती है, जब जाती हैं तो अपना शेप बना लेती हैं। तो उसी तरीके से वो टूल में वियर दिखाई देने लगता है, मतलब वो छोटी छोटी बूंदों की तरह जब पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं तो वो वियर वहाँ पे उसी तरीके का दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके के वियर को हम कहते हैं दैट टाइप ऑफ वियर आर कॉल्ड डिफ्यूजन वियर। नेक्स्ट वियर हम लोग देखे पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन वियर। ऑक्सीडेशन वियर, चलिए अगला देखिएगा, ये फर्स्ट था, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन वियर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन में वर्कपीस के ऊपर क्या होता है, ड्यू टू मॉइस्चर, जब ये हाई टेम्परेचर यहाँ जनरेट होगा और एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे तो वो क्या होंगे, जब तक ये टूल वर्क कर रहा होगा तब तक इस पर बहुत कम अट्रैक्ट करेंगे, बहुत कम इफेक्ट करेंगे। लेकिन जब ये टूल वर्क करना बंद कर देगा तो अचानक से तो ये कूल होगा नहीं, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर उसके कांटेक्ट में अपर सरफेस की आती रहती हैं। तो वो क्या करेंगी, वो वहाँ पर जब एटमॉस्फेरिक एयर कांटेक्ट में आएगी तो वो ऊपरी सरफेस हमारी क्विंच कूल होगी, मतलब तेज़ी से ठंडी होगी, और तेज़ी से ठंडी होगी तो वहाँ पर एक ऑक्साइड की लेयर बनने लगेगी, मेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द रैक फेस ऑफ टूल। तो एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है जब टूल हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, और जब दोबारा इस टूल को हम कटिंग के लिए यूज करते हैं तो सबसे पहले उस ऑक्साइड की लेयर को हम क्या करते हैं, किसी भी पेपर के थ्रू, कपड़े के थ्रू या फिर टूल के थ्रू उसे हम रिमूव करते हैं, फिर हम मशीन करते हैं। तो ये हमारा होता है ऑक्साइड लेयर ऑन द रैक फेस ऑफ टूल एंड दिस लेयर is removed
when removed, when machining start, machining start, this type of wear, this type of wear are called diffusion wear. डिफ्यूजन वियर। अब ये दो वियर हमारे हो गए डिफ्यूजन वियर। और थर्ड वियर आप देखते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे देखिए अगर सेम वर्कपीस का मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग बनाता है तो वहाँ पर हमारा सहसंजन बल होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स होता है। और अगर एक मॉलिक्यूल अनदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वहाँ पर हमारा एडहेसिव फोर्स यानी कि असंजन बल होता है। तो चलिए अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वियर हम लोग पढ़ते हैं एडहेसिव वियर। इसकी मैकेनिज्म समझिएगा। एडहेसिव का मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स एक साथ क्या होंगे, बॉन्डिंग करेंगे। और बॉन्डिंग करके या तो चिप का, देखिए या तो चिप का पार्टिकल वर्कपीस टूल के साथ में रुक जाएगा या टूल का पार्टिकल्स चिप के साथ में चला जाएगा। तो जब वो दोनों पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल्स एक साथ बॉन्डिंग बनाते हैं तो इस तरीके के वियर को हम कहते हैं एडहेसिव वियर। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिख लेते हैं। व्हेन टूल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ चिप ड्यू टू, अब ये क्यों बॉन्ड होगा, जब यहाँ हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ था तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से इस टूल के बीच के कोहेसिव फोर्स वीक हो गए थे। इसी वजह से एडहेसिव फोर्स के कारण वो चला जाता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो कोहेसिव फोर्स इन टूल, इस तरीके के वियर को हम कहते हैं सम पार्टिकल्स ऑफ टूल के कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स आर टूल कैरी विथ चिप एंड this is called adhesion wear। इस तरीके से हमारा होता है एडहेशन वियर। नेक्स्ट वियर हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ वियर हम लोग पढ़ते हैं फटीग वियर। चलिए यहीं पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसको रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट वियर हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं फटीग वियर। फटीग मतलब फटना या फेल कर जाना, फटीग मतलब फटना या फेल कर जाना। तो ये हमारा जो फटीग वियर होता है वो क्या होता है वो समझिएगा। जैसे ये टूल हो गया, देखिए यहाँ समझिए, ये टूल हो गया। अगर इस टूल को हम तेज़ी से बाहर करें और जब अंदर इसको लगाएंगे तो झटके से मतलब तेज़ी से इंटरसेक्ट करें, तो हम मतलब कह सकते हैं कि जब ये टूल हमारा सडन एग्जिट होगा और सडन एंट्री करेगा कटिंग के लिए, तो उस केसेस में इसकी जो एज होगी, ये जो टूल की ये वाली एज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ख़राब होने लगेगी। तो टूल के इस तरीके के वियर को हम बोलते हैं फटीग वियर। तो व्हेन, इसमें देखिएगा, when tool are sudden exit, sudden entry and sudden exit with
वर्कपीस, सो द कटिंग एज ऑफ टूल आर ब्रेक, सो द कटिंग एज ऑफ टूल आर डैमेज कह सकते हैं या डल कह सकते हैं, डल और ब्रेक दिस टाइप ऑफ फेल्योर इज कॉल्ड फटीग फेल्योर। फटीग फेल्योर मतलब ये टूल हमारा सडन एंट्री करेगा, सडन इस पे लगेगा वर्कपीस पे और सडन एग्जिट हो जाएगा। अगर हम ऐसा धीरे धीरे लाकर इस पे इंटरसेक्ट कराएंगे तो वो हमारा फटीग फेल्योर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फटीग फेल्योर होता है, इसे आप लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट आपको थोड़ा सा बता देते हैं, एक लास्ट वियर और होता है, वो होता है एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव मतलब जो हमारा एब्रेसिव एक्शन के तहत होता है। तो उसे जैसे देखिएगा, हमने डिफ्यूजन वियर बताया था, तो यहाँ ड्यू टू एब्रेसिव फोर्स ही हो रहा है, एब्रेसिव फोर्स ही हो रहा है। लेकिन यहाँ कार्बन पार्टिकल्स यहीं पे डिफ्यूज हो जा रहे थे। लेकिन अगर उस एब्रेसिव फोर्स के कारण वो पार्टिकल्स क्या हो, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर जाने लगे, किसके, ये टूल के पार्टिकल्स बाहर जाने लगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं, तो जब ग्राइंडर व्हील हाई वेलोसिटी से चलता है तो मॉलिक्यूल्स ग्राइंड होकर बाहर निकलने लगते हैं। तो वो किसके कारण निकलते हैं, एब्रेसिव एक्शन के कारण। तो सेम यहाँ पर उस तरीके का एक वियर आता है, तो उस वियर को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वियर हमारा क्या हो जाएगा, 5th नंबर का, ये 4 था, 5th हमारा हो गया एब्रेसिव वियर। अब इस एब्रेसिव वियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वियर, बस सिंपल सा इसे जानिए, दिस टाइप ऑफ वियर आर प्रोड्यूस बिटवीन एब्रेसिव एक्शन ऑफ टूल चिप इंटरफेस। तो इस तरीके से ये हमारे 5 टाइप के वियर ऑफ मैकेनिज्म यानी कि टूल वियर मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं। तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन बना हुआ है वो टाइप्स ऑफ टूल वियर से बना हुआ है और टूल मैकेनिज्म से अभी नहीं बना हुआ है। टाइप्स ऑफ टूल वियर जो हमने बताया आपको, क्रेटर वियर यही क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है कि क्रेटर वियर हमारा कहाँ पे जनरेट होता है, तो टूल के रैक फेस पर जनरेट होता है जिस पर से चिप हमारी स्लाइड करके जाती है। और दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है फ्लैंक वियर हमारा कहाँ पे बनता है, तो फ्लैंक वियर हमारा फ्लैंक फेस ऑफ वर्कपीस पे बनता है, फ्लैंक फेस ऑफ टूल पे बनता है। तो इस तरीके से इसे आप राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जैसे सपोज करिए जब टूल और वर्कपीस से हम मशीनिंग कर रहे होते हैं तो उस पर टेम्परेचर जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिस वजह से ये सारे वियर हमारे प्रोड्यूस होते हैं। इन वियर के प्रोड्यूस होने का मेन रीज़न टेम्परेचर ही होता है। और उसके बाद जो टूल हमारे अब हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर को मेजर करने वाले इक्विपमेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक डालेंगे वो हम डालेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट। और उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते हैं। मान लीजिए कभी आपसे
ये पूछ लिया जाए कि जो टूल हमारा फेल्योर होता है उसका रीजन क्या होता है, जो टूल हमारा फेल्योर होता है तो उसका रीजन क्या होता है, तो रीजन देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन होता है एक्सेसिव हाई टेम्परेचर, और सेकेंड रीजन जो हमारा होता है एक्सेसिव स्ट्रेस, चाहे स्ट्रेस कह लीजिए, एंड शियर स्ट्रेस, एक्सेसिव शियर स्ट्रेस। और थर्ड हम लोग कह लेते हैं फटीग, फेल्योर, फटीग फेल्योर। इस तरीके से देखिएगा जो टूल हमारा फेल कर जाता है, अभी तक तो टूल पे हमारे जो वियर आ रहे थे उससे टूल धीरे धीरे हमारा फेल करता था, लेकिन जो अचानक से टूल हमारा फेल करता है, मतलब जैसे देखिए ये हमारा टूल हो, इस तरीके का ये हमारा टूल हो और ये अचानक से ऐसे ब्रेक कर जाए, ऐसे ब्रेक कर जाए, इसकी एज ऐसे ख़राब हो जाए, ऐसे ख़राब हो जाए, तो इस तरीके से अचानक से क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। और ये फेल तब करेगा जब हम बहुत ज़्यादा, देखिए एक्सेसिव हाई टेम्परेचर मतलब कटिंग फोर्स बढ़ा देंगे, डेप्थ ऑफ कट बढ़ा देंगे, फीड बढ़ा देंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कटिंग टेम्परेचर जनरेट होगा, तो उस वजह से ये टूल हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वीक होकर अचानक से फेल कर जाएगा। तो पहला मेन रीज़न होता है टूल के फेल होने का एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, है ना। सेकेंड रीज़न जो हमारा होता है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस। सपोज करिए कि हम फीड और डेप्थ ऑफ कट बहुत कम लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर वर्कपीस बहुत हार्ड मटेरियल का बना हो और टूल हमारा किसका बना हो, सॉफ्ट मटेरियल का बना हो, वर्कपीस हार्ड मटेरियल का, एक्स्ट्रा हार्ड मटेरियल का बना हो और टूल सॉफ्ट मटेरियल का बना हो, तो उस समय क्या होगा, इसको कटिंग करते वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे, जिस वजह से ये टूल हमारा क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो नेक्स्ट रीज़न हमारा ये होता है। और लास्ट रीज़न हमारा क्या होता है, फटीग फेल्योर। अगर हम टूल को ले आए और इस वर्कपीस में बहुत तेज़ी से लगाए तो अचानक से टूल क्या होगा, बहुत या क्रैक हो जाएगा या टूल हमारा टूट जाएगा। तो इस तरीके के फेल्योर को हम बोलते हैं फटीग फेल्योर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस, टेम्परेचर मेजरमेंट मेथड या डिवाइसेस ऑन टूल वर्कपीस इंटरफेस। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट मेथड कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट मेथड पहले हम लोग वन बाय वन लिख लेते हैं। तो जैसे हम लोग पहला लिख लेते हैं टूल वर्कपीस थर्मो कपल। सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं एम्बेडेड थर्मोकपल। थर्ड हम लोग लिख लेते हैं इंफ्रारेड फोटोग्राफिक टेक्निक। और फोर्थ हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर कूलर। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्निक। टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्निक। और नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर टेक्निक। और लास्ट हम लोग लिख लेते हैं
हार्डनेस ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडीज। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा, हमने कहा टेम्परेचर मेजरमेंट मेथड। तो जैसे सपोज करिए कि ये हमारा वर्कपीस था और ये हमारा टूल था। जब ये टूल हमारा इस पर इंटरसेक्ट करता था तो यहाँ प्राइमरी जोन बनता था और जो चिप ये जाती थी यहाँ सेकेंडरी जोन बनता था और यहाँ पे थर्ड जोन बनता था। प्राइमरी जोन, सेकेंड जोन और थर्ड जोन। अब इन जोन के बीच के टेम्परेचर को हमें मेजर करना होगा। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक कौन है, दिए गए क्वेश्चंस में टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक कौन है। उनमें से इन सातों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और 3 ऑप्शन आपके गलत दिए रहेंगे। तो इस तरीके से पहली टेक्निक जो हम लोग करते हैं वो हमारा होता है टूल वर्कपीस थर्मोकपल। आप जानते हैं थर्मोकपल का यूज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। टूल और वर्कपीस के बीच में एक थर्मोकपल लगा देते हैं। अब देखिए इस तरीके से लगा देते हैं, ऐसा इस तरीके से एक बॉडी होता है और इस तरीके से इसे पूरा वर्क करते हैं। यहाँ थर्मोकपल होता है, यहाँ इंसुलेशन होता है, यहाँ भी इंसुलेशन होता है। एक तरफ हमारा वर्कपीस होता है और एक तरफ हमारा टूल होता है। तो इस तरीके से टूल वर्कपीस थर्मोकपल लगाकर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फिलहाल इसकी टेक्निक के बारे में आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके किसी भी मेथड के बारे में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है, जैसे नेक्स्ट टेक्निक है एम्बेडेड थर्मोकपल। तो हम इसके देखिए जो मशीनिंग कर रहे हैं, अगर यहीं पे टूल रख दें और यहाँ पे वर्कपीस रख दें तो यहीं पे थर्मोकपल को हम एम्बेडेड कर देते। देखिए यहाँ पे थर्मोकपल यहाँ था, टूल यहाँ, वर्कपीस यहाँ था। यदि हम टूल और वर्कपीस के बीच में थर्मोकपल को एम्बेडेड कर दें, मतलब लगा दें, तो वो टेक्निक हमारी कहलाती है एम्बेडेड थर्मोकपल। नेक्स्ट हमारा होता है इंफ्रारेड फोटोग्राफिक टेक्निक। तो आप जानते हैं जो भी यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं या इंफ्रारेड रेस होते हैं, उन रेस को भेजकर हम यहाँ पे सेंसिटिव डिवाइस के माध्यम से उस टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है टेम्परेचर कूलर। मतलब जैसे हमारे पास, जैसे हमारा हाथ होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो बॉडी ठंडी है या गर्म है। तो हम ऐसे कैसे, सपोज करिए एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि बर्फ़ ठंडी होती है या गर्म होती है, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं, बर्फ़ तो ठंडी होती है। और हम कहें कि अगर बर्फ़ गर्म होती है तो आप इस पर कैसे मानेंगे। तो उस केसेस में ना बर्फ़ ठंडी होती है और ना ही बर्फ़ गर्म होती है। जब हम बर्फ़ यानी आइस को किसी चीज़ से कंपेरिजन करते हैं, अगर हमने अपने हाथ से बर्फ़ को टच किया तो हमारे हाथ के रेफरेंस में वो बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है, लो है, जिसलिए हमारे हाथ को वो क्या फील कर रहा है, ठंडा फील कर रहा है। अगर बर्फ़ से और ज़्यादा लोअर टेम्परेचर की कोई ऑब्जेक्ट बर्फ़ से कांटेक्ट करेगी तो उस ऑब्जेक्ट को ये बर्फ़ हमारी कैसे फील होगी, गर्म फील होगी। तो इस तरीके से हमारी वो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कूलर। नेक्स्ट हमारी डिवाइस होती है टेम्परेचर सेंसिटिव टेक्निक। ये दोनों लगभग सेम होती हैं। और आगे देखिए इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर भी क्या होता है, कैलोरीमीटर सिद्धांत पे टेक्निक होती है, उसी पर एक मेजरमेंट होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक होती है। और लास्ट हमारा होता है हार्डनेस ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडीज। यहाँ पर भी कुछ इंफ्रारेड का ही कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पर वर्कपीस और उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के हार्डनेस को देखते हैं और उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सारी टेक्निक होती है टेम्परेचर मेजरमेंट करने की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टेक्निक देखें। ये तो हमारा हो गया टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक। बस केवल इसके पॉइंट आप याद रखिएगा, मेन इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब टेम्परेचर के बाद जब सपोज करिए कि ये हमारे पास वर्कपीस था, अच्छा इस पे जो हम लोगों ने ये हमारा ऐसे कटिंग फोर्स देखिए FC लगता था, इधर शियर फोर्स FS लगता था और इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स F लगता था। तो इन सारे फोर्सेस को मेजर करने के लिए मतलब FT लगता था, F लगता था, N लगता था। तो जो हमारे डायरेक्ट फोर्स और इनडायरेक्ट फोर्स हैं उनको मेजर करने के लिए हम कौन टेक्निक का यूज करते हैं। डायरेक्ट फोर्स का मतलब जैसे हमने जो कटिंग फोर्स अप्लाई किया, और इनडायरेक्ट फोर्स का मतलब जैसे शियर फोर्स पर हमारा एक नॉर्मल फोर्स इंड्यूस्ड होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इंड्यूस्ड होता है, इनडायरेक्टली वो इंड्यूस्ड होते हैं, उन्हें हम लगाते नहीं हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स
को हम मेजर करने के लिए क्या डिवाइसेस यूज करते हैं। तो देखिए जो डायरेक्ट फोर्स हमारे होते हैं उन डायरेक्ट फोर्सेस को तो हम क्या करते हैं, मशीन पर कितना हमने न्यूटन दिया हुआ फोर्स वो मशीन पर हमारा इंडिकेट करता रहता है। लेकिन इनडायरेक्ट फोर्सेस जो हमारे होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक होती हैं। तो उन टेक्निक को हम लोग जानते हैं, चलिए उस पर हम लोग देखते हैं। तो एक आप लोगों ने ऑब्जेक्ट का नाम सुना होगा डायनेमोमीटर। अब देखिए डायनेमोमीटर, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायनेमोमीटर है, ये तो बिजली का उत्पादन करता होगा। जैसे आपने देखा होगा जो जनरेटर होता है वहाँ पर डायनेमोमीटर लगा होता है, तो वो क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है। तो आपको लगता है कि नहीं डायनेमोमीटर बिजली का उत्पादन करता है, तो आप गलत ऑप्शन देकर चले आएंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कटिंग फोर्स मेजरमेंट डिवाइसेस, तो कटिंग फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइसेस होती है उन्हीं में से उनका नाम होता है टूल डायनेमोमीटर। देखिए हम इसको कह सकते हैं डायनेमोमीटर और टूल डायनेमोमीटर। टूल डायनेमोमीटर आर used for measuring cutting force। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायनेमोमीटर का उपयोग कटिंग फोर्स को मेजर करने के लिए करते हैं। अब देखिए इस डायनेमोमीटर के कई टाइप हैं। अब उन टाइप के बारे में भी आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन से डायनेमोमीटर हम उस फोर्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए उन सारे डायनेमोमीटर के टाइप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन कौन से डायनेमोमीटर हमारे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो हम लोग डायनेमोमीटर यूज करते हैं, तो जैसे देखिए फर्स्ट हमारा होता है मैकेनिकल डायनेमोमीटर। दूसरा हमारा होता है स्ट्रेन गेज डायनेमोमीटर। तीसरा हमारा होता है न्यूमेटिक डायनेमोमीटर। तीसरा हमारा होता है पीजोमेट्रिक डायनेमोमीटर। नेक्स्ट हमारा होता है पीजो इलेक्ट्रिक डायनेमोमीटर। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे डायनेमोमीटर होते हैं जिनका यूज हम करते हैं। और लास्ट हमारा होता है हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर। हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल दोनों होते हैं। हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर और इलेक्ट्रिक डायनेमोमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सारे हमारे डायनेमोमीटर होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं कटिंग फोर्स को मेजर करने के लिए। अब इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोग किस डायनेमोमीटर का होता है, देखिए इसके अंदर की चीज़ों को आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये हमारा मैकेनिकल डायनेमोमीटर कैसे वर्क करता है, स्ट्रेन गेज कैसे वर्क करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये बहुत आगे की चीज़ हो जाती है, ये आपके सिलेबस की बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। बट आप ये कितना याद रखिएगा कि इतने टाइप के, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किस डायनेमोमीटर का उपयोग करते हैं, तो जो हमारा होता है स्ट्रेन गेज। देखिए जो स्ट्रेन गेज डायनेमोमीटर होता है इसके आगे हम लिख दे रहे हैं मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग कटिंग फोर्स। तो कटिंग फोर्स को मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग स्ट्रेन गेज डायनेमोमीटर का करते हैं। और बाकी ये सब का भी यूज करते हैं हमारे, देखिएगा जैसे मैकेनिकल डायनेमोमीटर का भी यूज होता है, न्यूमेटिक डायनेमोमीटर, पीजोमेट्रिक डायनेमोमीटर, पीजो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर और इलेक्ट्रिक डायनेमोमीटर। तो
इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा कटिंग फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए जो डायनेमोमीटर होता है उससे रिलेटेड टॉपिक हमारा एंड होता है। चलिए इसे आप लोग राइट डाउन करिए, फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टूल लाइफ के बारे में। टूल लाइफ क्या होते हैं? चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा टूल लाइफ। इसे हम कहते हैं टूल जीवन काल। समझिए ये टूल लाइफ क्या होती है या टूल जीवन काल क्या होता है। देखिए जब हम इस टूल की बात कर रहे होते हैं तो इस टूल पर इस तरीके से कटिंग एज ये बनी होती है। अब ये कटिंग एज क्या करती है, अपने जीवन काल में कितनी देर तक मशीनिंग करती है या कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट की मशीनिंग करती है या कितने वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट की मशीनिंग करती है। उसके बाद जब ये मशीनिंग करना बंद कर दे या कम मशीनिंग करे तो उसी समय को हम कहते हैं टूल जीवन काल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब एक टूल देखिएगा व्हेन ए टूल, अब समझिए एक टूल की बात कर रहे हैं तो जब एक टूल हमारा मशीनिंग करेगा, व्हेन ए टूल आर यूज्ड फॉर मशीनिंग, जब एक टूल हमारा मशीनिंग ऑपरेशन करेगा तो उस समय देखिएगा दो सक्सेसिव रीग्राइंड क्या होते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। रीग्राइंड, रीग्राइंड। अब आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे हम बात करते हैं घरों में अक्सर तक अब तो सस्ती चाकू आने लगी 10 रुपये 15 रुपये की, तो हम उसको क्या करते हैं यूज करते हैं। जब वो ख़राब हो जाती है, उसकी एज ख़राब हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, फिर दूसरी नाइफ लेकर चले आते हैं। क्योंकि हम 10 रुपये की नाइफ़ लें और उसके बाद अगर हम उस नाइफ़ को खोजेंगे ग्राइंडर को और वहाँ जाकर ग्राइंड कराएंगे तो हमारा उससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी, तो उस समय हम उस टूल को फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप बात करें जैसे सीजर की बात करें, मतलब कैंची वगैरह की बात करें, तो उस समय हमारा क्या होता है, जब हम कैंची का काम करते हैं और जब काम करने के बाद उसकी धार कुछ दिन बाद कम हो जाती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, उस कैंची को फेंकते नहीं हैं, उसको हम ग्राइंड करने के लिए भेज देते हैं। तो जब वो ग्राइंड होकर आती है तो पुनः वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो आप समझिए कि जब हम एक नई कैंची या एक नए टूल को लेकर आते हैं उसके बाद उस टूल से हम तब तक मशीनिंग करते हैं जब तक उसकी एज ख़राब ना हो जाए। उसके बाद जब एज ख़राब हो जाएगी तो फिर उसे ग्राइंडर के पास भेज देंगे। तो ग्राइंडर के पास भेजने से पहले उसने जितना वर्क किया और जब नया टूल आया था तो वो भी ग्राइंड हो के आया था। तो एक ग्राइंड और दो ग्राइंड के बीच में जितना वो मशीनिंग टाइम होता है उसी को टू सक्सेसिव रीग्राइंड टाइम बोलते हैं और वही हमारा एक टूल का जीवन काल होता है। तो यूज फॉर मशीनिंग तो द टाइम ऑफ, ऐसे देखिएगा, टाइम ऑफ टू सक्सेसिव रीग्राइंड इज कॉल्ड टूल लाइफ। इज कॉल्ड टूल लाइफ। एक टूल को दो सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच में जितना समय लगता है उसे हम टूल जीवन काल कहते हैं। अब देखिए टूल जीवन काल, देखिएगा इसको देखिए टूल लाइफ की अगर हम बात कर रहे थे तो ये बेसिकली कैसे होता है। पहला देखिएगा कि जैसे इस टूल को हम लेके आए और हमने क्या किया, डेली 8-8 घंटे या 10-10 घंटे डेली अगर हम 8 आवर्स या 10 आवर्स काम कर रहे हैं और उसके बाद ये टूल हमारा मान लीजिए 2 साल तक चला, तो क्या इस
इस टूल की टोटल टूल लाइफ 2 साल हम कह सकते हैं? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वह एक दिन में 8 आवर ही वर्क कर रहा था, बाकी वो 16 आवर क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो ये इसकी टूल लाइफ में ऐड नहीं होगा। तो एक्चुअल जो टूल लाइफ होती है वो हमारी वर्किंग पीरियड की बात होती है, और ये जो हमारा टूल लाइफ होता है, जो 2 ईयर जो हुआ, ये हमारी टूल लाइफ रेस्ट कंडीशन को भी ऐड करके किया गया था। तो ये हमारा होता है, पहला हमारा होता है एक्चुअल टूल लाइफ, और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा कौन कौन सा होता है, रेस्ट प्लस वर्किंग टाइम। तो ये आप कभी रेस्ट प्लस वर्किंग टाइम को प्रेफर मत करिएगा, ये गलत होता है, बस आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो एक्चुअल का हमारा क्या होता है, जितनी देर तक टूल हमारा मशीनिंग करता है उसी को हम टूल लाइफ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टूल लाइफ की यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ टूल लाइफ। देखिए टूल लाइफ की अगर हम यूनिट देखेंगे तो पहला हमारा क्या करेगा, वो कितने दिन तक, डेज में, ईयर में, या आवर में, या मिनट में, है ना। तो अगर एक टूल हमारा ये था, अब ये टूल हमारा था, तो ये इसकी एज हमारी कितनी घंटे तक या कितने मिनट तक लगातार चली। जैसे सपोज करिए छोटा टूल है, बहुत बड़े वर्कपीस की मशीनिंग करना है, तो एक दिन में 5-6 टूल हमारे ख़राब हो जाते हैं मशीनिंग करते करते पूरा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है एक टूल रीग्राइंड होने के बीच में कितना देर तक चलेगा। तो पहला जो यूनिट हमारा होता है वो किस में होता है, मिनट और आवर और डेज, इस तरीके से होता है। वैसे वो होता है एक्चुअल का मिनट में ही है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा देखिए सपोज करिए कि एक टूल हमारा क्या करेगा, एक टूल हमारा 2 साल 3 साल तक चला। अब एक वर्कर हमारा आया, 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, उसके बाद वो रेस्ट हो गया, टूल छोड़ के चला गया। फिर अगले दिन आया, तो उसका हम टूल जीवन काल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि उस एक टूल के द्वारा हम कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने प्रोड्यूस किया था, तो वो हमारी उसकी एक्चुअल की टूल लाइफ होती है। जैसे हमने एक टूल खरीद के लाए, अब एक टूल से हमने 100 पीस बनाया। अब ये 100 पीस चाहे हम 2 साल में बनाएं, चाहे हम 4 साल में बनाएं, लेकिन वो टूल हमारा 100 पीस को ही कट कर पाएगा, उससे आगे कट नहीं कर पाएगा। तो इस टूल की टोटल लाइफ हमारी कितनी हो जाएगी, 100 पीस हो जाएगी। तो सेकेंड यूनिट जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारा टूल रीग्राइंड करेगा, कट करेगा बिटवीन 2 सक्सेसिव रीग्राइंड। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे देखिएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट मशीन्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव रीग्राइंड। तो इस तरीके से ये हमारा होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो जैसे देखिए सपोज करिए स्टूडेंट, ये हमारा वर्कपीस था। अब इस वर्कपीस के इस साइज को हमें अचीव करना था, तो अब क्या करेंगे, पहले हम ऐसे छोटे टुकड़े को, फिर ऐसे छोटे टुकड़े को, फिर ऐसे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी लेयर को काटते चले जाएंगे। अब क्या होगा कि एक ही कंपोनेंट हमारा था, अब एक ही कंपोनेंट पे हमारा एक टूल हमारा कटिंग कर रहा था, खराब हो गया, फिर दूसरा कटिंग करने लगा, वो भी ग्राइंड हमारा होने चला गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो उस समय अभी एक वर्कपीस पे हमने मटेरियल को कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कई सारे टूल यूज हो गए, तो उस पर हम कटिंग टाइम या टूल लाइफ कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस एक टूल के द्वारा, सपोज करिए एक टूल हमारा इतने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को, मान लीजिए नीचे से भी अगर हम देखें, ऐसे देखें,
देखें सपोज करिए एक टूल हमारा इतना वॉल्यूम, ये 2 लेयर को रिमूव किया, तो 2 नीचे 2 ऊपर, तो अब इस लेयर का जो वॉल्यूम होगा, इसका और इस मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम हमारा उसका टूल लाइफ कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, नेक्स्ट यूनिट हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टूल लाइफ। अब ये टूल लाइफ देखिए, ये तो हमने क्या किया कि टूल लाइफ के यूनिट के बारे में डिस्कस किया और टूल लाइफ क्या होती है इस पर डिस्कस किया। अच्छा, ये टूल लाइफ स्टूडेंट देखिए, ये इफेक्ट भी होती है, प्रभावित भी होती है। मतलब टूल लाइफ अगर जैसे हम बहुत तेज़ी से कटिंग करने लगे तो टूल लाइफ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक टूल आया, अब ये टूल आया, अगर इसे हाई कार्बन स्टील पर मशीनिंग करना था और टूल हमारा कार्बाइड का था, मान लीजिए कार्बाइड मटेरियल का टूल था और हाई कार्बन स्टील के वर्कपीस पर मशीनिंग करना था, और ये टूल 8 घंटे में ख़राब हो रहा था, तो इसकी टूल लाइफ 8 आवर थी। लेकिन अगर उस कटिंग स्पीड को, मान लीजिए हम कटिंग स्पीड CV बराबर 10 मीटर पर मिनट ले रहे थे, तो अगर हम कटिंग स्पीड को बढ़ा दें 20 मीटर पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट कर दें, तो क्या ये टूल 8 घंटे फिर भी चलेगा? नो, ये टूल का क्या हो जाएगा, टाइम घट जाएगा, तो इसका मतलब और जल्दी ख़राब होगा। सेकेंड बात अगर हम कर रहे हैं कि इसी टूल से अगर हम इतनी डेप्थ ऑफ कट को लेकर काट रहे थे, तो उस समय ये टूल मान लीजिए 10 आवर चल रहा था, और अगर हम डेप्थ ऑफ कट को बढ़ा के इतनी कर दें तो उस समय ये टूल क्या उतना ही चलेगा? नहीं, तब ये और जल्दी ख़राब होगा, तब हो सकता है 6 आवर या 8 आवर इसका टूल लाइफ हो जाए। तो हमने देखा टूल लाइफ हमारी डेप्थ ऑफ कट से भी प्रभावित हो रही है और टूल लाइफ हमारी कटिंग स्पीड से भी प्रभावित हो रही है, और जब कटिंग स्पीड से प्रभावित होगी तो फीड से भी हमारी टूल लाइफ प्रभावित होगी। तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हमारे टूल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग टूल लाइफ। टूल लाइफ से कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं? तो पहला हमारा होता है कटिंग स्पीड, दूसरा हमारा होता है फीड, और थर्ड हमारा होता है डेप्थ ऑफ कट। अब अगर हम बात करें प्रोपोर्शनलिटी की, तो टूल लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग स्पीड, और यहाँ पे देखिए टूल लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फीड, टूल लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ कट। इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इस पे एक चीज़ देखिएगा, अच्छा इनके अगर हम बढ़ते क्रम में बात करें कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा फैक्टर कौन प्रभावित करेगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कौन फैक्टर प्रभावित करता है, और उस क्वेश्चन में नोज रेडियस की भी बात किया था। तो अगर हम बात करें, देखिएगा, देखिए टूल लाइफ, देखिए ये नोट पॉइंट हमारा रहेगा, टूल लाइफ अफेक्टिंग अब जो टूल लाइफ हमारी अफेक्टिंग होगी बाई डिफरेंट एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा जो टूल लाइफ हमारी प्रभावित होगी वो हमारी होगी कटिंग स्पीड से। यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, टूल लाइफ, ये हो गया कटिंग स्पीड, इससे कम प्रभावित होगी फीड से, इससे कम प्रभावित होगी डेप्थ ऑफ कट से, और सबसे कम प्रभावित होगी नोज
रेडियस। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया टू लाइफ। अब इस टू लाइफ को ज्ञात करने के लिए आपको भी पता होगा एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रूफ इसका कहीं नहीं आएगा, बस सीधे फार्मूले पे आ जाते हैं। टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन वी टी की पावर n इज इक्वल टू सी होता है, वेयर ऐसे देखिए, वेयर v इज इक्वल टू कटिंग वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू लाइफ या मशीन टाइम t इज इक्वल टू मशीन टाइम एंड n इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। देखिए एक टेलर एक्सपोनेंट होता है और एक टेलर कांस्टेंट होता है, दोनों आपको बता रहे हैं। ये होता है टेलर एक्सपोनेंट और ये होता है टेलर कांस्टेंट। और ये जो दोनों होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो टूल मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, टूल एंड वर्कपीस मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड अपॉन टूल एंड वर्कपीस मटेरियल। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टेलर टू लाइफ इक्वेशन, जो हमारा वी टी के पावर n इज इक्वल टू सी के होता है। अब देखें, यदि इस पे देखिए, अगर हम n की बात करें तो द वैल्यू ऑफ n हमारा देखिएगा ऐसे देखिएगा, देखिए पहले अगर हम बात करेंगे 0.2 होता है, ये किसके लिए होता है? फॉर स्टील के लिए होता है, फॉर स्टील के लिए होता है। और अगर सेकेंड पॉइंट हम बात करें तो n इज इक्वल टू 0.4 से 0.6 होता है फॉर सिरेमिक। और थर्ड अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 0.5 या 0.55 होता है फॉर कार्बाइड। इस तरीके से ये वैल्यू ऑफ n होती है। एक बार आपका वैल्यू ऑफ n का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस तरीके से n की वैल्यू भी आपको याद करनी होगी, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, इफ ऐसे देखिएगा, टेक लॉग बोथ साइड, इफ हटा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड में लॉग ले लें तो उस समय हमारा क्या होगा? तो यहाँ देखिए वी टी के पावर n इज इक्वल टू सी था, तो
तो ये हो जाएगा log VT की पावर n इज इक्वल टू log C। अब देखिएगा अगर इसकी बात करें तो log m इंटू n ये होता है n log m या log m प्लस log n होता है, ये होता है log m प्लस log VT log t की पावर n इज इक्वल टू log C होता है। अब ये हो गया log V प्लस देखिए log m की पावर n ये होता है n log m मतलब n log t इज इक्वल टू log C। तो टेलर का अगर लॉगरिथमिक फॉर्म फार्मूला देखा जाए तो इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा, log v प्लस n log t इज इक्वल टू log C होता है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हमें 2 या 3 कटिंग स्पीड मिल जाए और मशीन टाइम 2 मिल जाए 3 मिल जाए तो उस समय हम कैसे करते हैं, ऐसे देखिएगा, इफ V1 एंड V2 आर कटिंग स्पीड कॉमा T1 एंड T2 आर मशीनिंग टाइम, देन ऐसे देखिएगा, देन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। ऐसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं V1 T1 के पावर n इज इक्वल टू C और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे V2 T2 के पावर n इज इक्वल टू C। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, C बराबर C करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा V1 T1 के पावर n इज इक्वल टू V2 T2 के पावर n। अब यहाँ से अगर हमें V1 T1 और V2 की वैल्यू दिया रहे तो T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, या V1 T1 और T2 की वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरे की कटिंग वेलोसिटी निकल जाएगी। मतलब इन चारों में कोई भी एक दिया रहे, कोई भी 3 दिए रहेंगे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। और n की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी और नहीं दी रहेगी तो वो मटेरियल का जिक्र कर देगा, और जब मटेरियल का जिक्र कर देगा तो n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए अगर हम वेलोसिटी V1 अपान V2 निकालना चाहें तो ये हो जाएगा T2 अपान T1 के पावर n। चूँकि T1 के पावर भी n है, T2 के पावर भी n है। यहाँ से अगर हम दूसरा फार्मूला T2 अपान T1 निकालना चाहें तो ऐसे देखिए T2 अपान T1 इज इक्वल टू, तो ये पावर n इधर 1 बाई, ऐसे देखिए V1 अपान V2 के पावर 1 अपान n हो जाती है। तो ये सारे डेरिवेटिव फॉर्म के फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। जब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो इन सब से रिलेटेड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को भी कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें आता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसे आप राइट डाउन करिए। ये हमारा पूरा टेलर्स टूल लाइफ का इक्वेशन कंप्लीट होता है, तो इसे आप नोट करिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा डायग्राम भी बनाएंगे। जैसे चलिए इसे आप लोग पूरा राइट डाउन करिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेलर से रिलेटेड, टेलर्स और कटिंग वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे। टोटल मशीन टाइम से रिलेटेड हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उसके पहले हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए हम लोग अब अपने टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन पढ़ा और उसी से रिलेटेड अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि इन मशीनिंग ऑपरेशन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, इन मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड। इसने कहा यदि हमारी कटिंग स्पीड पहले V1 बराबर V था और यदि हम उसे V2 बराबर डबल कर दें, मतलब 2V कर दें, उसके बाद
एंड रिड्यूस इन द टूल लाइफ ऑफ 1/8, और यदि टूल लाइफ मान लीजिए T1 इज इक्वल टू T था, और यदि हम T2 बराबर 1/8T कर दें, इसने कहा टूल लाइफ हमारी कितनी हो जाए, 1/8 हो जाए, तो द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n इज, इसने किसकी वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी है। तो अब यहाँ से देखिएगा इसको हम लोग कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू टूल लाइफ इक्वेशन, तो इसको हम लोग अगर ऐसे करेंगे V1 T1 के पावर n इज इक्वल टू V2 T2 के पावर n। अब यहाँ से हम लोग V1 और V2 की वैल्यू को रख देते हैं, तो देखिए V1 इज इक्वल टू कितना है, V हम रख देते हैं, और T1 इज इक्वल टू कितना रख देते हैं, T रख देते हैं कि पावर n इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू हमने कितना किया था 2V इंटू T2 की जगह हम कितना रख दें 1/8 T की पावर n। अब यहाँ से देखिए ये V से V हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा सॉल्व करें, इस T को इधर लेते आए, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, देखिए ये 1/8T था, तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा हमारा हो जाएगा T इंटू T, ये इधर आ जाएगा ऑब्लिक T इंटू 8 की पावर n। अब यहाँ से इधर हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। देन हम लोग इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 था, इसको हम लोग देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 की पावर n हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देखिए 2 की पावर 3n इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 3n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1/3। और सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, बट यहाँ हम लोग इतना ही सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए हमारा आया था इसरो 2016, MP सब इंजीनियर 2019, और ये RRB सेक्शन इंजीनियर में भी आया था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, मतलब निम्न में से कौन सी वैल्यू ऑफ इंडेक्स n, निम्न में से कौन सी वैल्यू n के लिए एसोसिएटेड विथ कार्बाइड टूल, मतलब ये कह रहा है कि व्हेन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन Vt की पावर n इज इक्वल टू c अप्लाई, जब हम टेलर टूल लाइफ इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उस समय कार्बाइड टूल के लिए n की वैल्यू कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 0.65 पे 0.9, ये सिरेमिक की वैल्यू होती है, और डायमंड की वैल्यू 0.9 से भी ऊपर होती है। आपको मैंने बताया था यदि 0.2 की बात करेगा तो वो हमारी वैल्यू हो जाती है स्टील के लिए, और यदि 0.2 से ऊपर जाता है, 0.4 जाता है, या 0.4 से 0.55 जाता है, तो ये हमारा स्टील के बाद किसका हो जाता है, कार्बाइड हो जाता है। और यदि 0.5 से 0.6 के ऊपर जाता है तो ये सिरेमिक हो जाता है, और इसके ऊपर जाता है तो डायमंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए इस पे देखते हैं, ये कह रहा है 0.15 से 0.6, ये भी गलत होगा, इतनी कम वैल्यू कार्बाइड की नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 0.10 से 0.15, ये भी गलत होगा, और 0.2 से 0.4, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए हमारा आया था उत्तराखंड JEE 2013 में भी आया था और 2008 में भी आया था, 2 बार हमारा पूछ चुका है। तो n की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर तक आता रहता है, उसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोर टू रिड्यूस वियर ऑफ टूल। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा शुड बी मोर रिड्यूस वियर ऑफ टूल, निम्न में से टूल के वियर के लिए कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन ज़्यादा वियर करता है। तो अब ऑप्शन देखिएगा, क्या वेट, टूल का वेट हमारा वियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नो, तो ये हमारा गलत हो जाता है।
क्योंकि टूल का वेट से हमें वियर से कोई मतलब नहीं, टूल छोटा सा तो होता ही है, उसमें वेट हमारा 10 ग्राम 20 ग्राम बढ़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। दूसरी बात करें डेंसिटी, तो एक चीज़ समझिएगा, टूल की डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वो हमारा टूल लाइफ पे डेंसिटी भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करें हार्डनेस, तो टूल जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ही कम स्क्रैचेस आएंगे, तो हार्डनेस भी हमारी डिपेंड करेगी। और इस पे देखिए ऑप्शन डी था बी एंड सी बोथ, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड जेईई 2008 में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए इन द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन Vt की पावर n इज इक्वल टू सी। आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ n इज 0.5, यदि n की वैल्यू 0.5 है, कॉमा द टूल हैज ए लाइफ ऑफ 180 मिनट, यदि कोई एक टूल ऐसा हो जिसमें n की वैल्यू 0.5 हो और टूल लाइफ 180 मिनट हो, एट ए स्पीड ऑफ 18 मीटर पर मिनट, 18 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड हो। फिर आगे कह रहा है डिटरमाइन द कटिंग स्पीड इफ टूल लाइफ इज रिड्यूस 45 मिनट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसने हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दिया है, n इज इक्वल टू 0.5 दे दिया। फिर यहाँ देखिएगा जब टूल का हमारा लाइफ 180 मिनट था, मतलब हम T1 की बात कर रहे हैं 180 मिनट। फिर कह रहा है एट ए स्पीड ऑफ 18, मतलब V1 की बात कर रहा है 18 मीटर पर मिनट। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कटिंग स्पीड, यानी कि V2 की वैल्यू हमें निकालनी है। द टूल लाइफ इज रिड्यूस टू 45 मिनट, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू 45 मिनट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए Vt के पावर V1 T1 के पावर n इज इक्वल टू V2 T2 के पावर n, सब की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है 18 दिया है, और T1 इज इक्वल टू 180 दिया है के पावर n इज इक्वल टू 0.5 बराबर V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो V2 लिख लीजिए, और T2 की वैल्यू हमारी कितनी दिया है 45 मिनट के पावर n की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5। इस तरीके से यहाँ से V2 बराबर हमारा हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 18 इंटू 180 अपॉन 45 के पावर 0.5। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, इसका मतलब V2 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 की पावर 0.5। यहाँ से V2 इज इक्वल टू 18 इंटू देखिए 0.5 का पावर 1/2 रहेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। देन इसको फाइनल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो V2 इज इक्वल टू 18 में 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे 36 मीटर पर मिनट। इस तरीके से हमारी दूसरी कटिंग वेलोसिटी आएगी 36 मीटर पर मिनट। देखिए आसानी से आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था UPRBU NL 2014 में आया था। इसमें देखिए ऑप्शन था, ऑप्शन ए 9 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 18 मीटर पर मिनट। देखिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 36 मीटर पर मिनट। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये कह रहा है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन एज फॉलो। ये कह रहा है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन कौन सा फॉलो करेगा, डायरेक्ट वो फार्मूले की बात कर रहा है। और देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, एक बार MP सब इंजीनियर 2011 में आया है, एक बार उत्तराखंड जेईई 2013 में आया है, SSC जेईई 2014 में आया है, और RRB सेक्शन इंजीनियर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और RRB जेईई में भी आया हुआ है। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको बता दें ये क्वेश्चन RRB जेईई और RRB सेक्शन इंजीनियर में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए इसका फार्मूला तो आपको पता ही है, VT
के पावर n इज इक्वल टू सी। देखिए क्वेश्चन आपको घुमाया कहाँ से है, ये टी बी के पावर n इज इक्वल टू सी उल्टा दे दिया है। ऑप्शन बी देखिए वी टी के पावर 4n इज इक्वल टू सी, तो ये भी गलत दे दिया है। ऑप्शन सी वी टी के पावर n इज इक्वल टू सी, तो यही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत है, वी टी इज इक्वल टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइफ टी कॉमा कटिंग स्पीड v इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर n एंड c आर कांस्टेंट। तो जब n और c हमारे कांस्टेंट होंगे तो उस समय कटिंग स्पीड v और टू लाइफ t को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन दिया है v बाई टी के पावर b बाई टी इज इक्वल टू सी, ये गलत हो जाएगा। t बाई बी इज इक्वल टू सी, ये भी गलत हो जाएगा। वी टी के पावर n इज इक्वल टू सी, ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए b के पावर n इंटू टी इज इक्वल टू सी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा यही सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन उठाया है। इसके पहले वाले पे देखिए कहाँ कहाँ आया है, यूपी आर वी यू एन एल 2014, एसएससी जे 2015। देखिए एसएससी जे 2014 में भी इसी तरीके क्वेश्चन आया था, 15 में भी आया था, आरआरबी जम्मू 2012 में भी आया था। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन बीटी के पावर n इज इक्वल टू सी डायरेक्ट फार्मूले पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फार्मूला तो आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इन ए मशीनिंग टेस्ट कटिंग स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। यदि किसी मशीनिंग टेस्ट में कटिंग स्पीड 100 मीटर पर मिनट इंडिकेट कर रही हो, द टूल लाइफ एज 16 मिनट और उसकी टूल लाइफ 16 मिनट हो, एंड ए कटिंग स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट इंडिकेटेड टूल लाइफ 4 मिनट। तो अब यहाँ से देखिएगा आपको दो वैल्यू दिया है, वैल्यू हम लोग पूरी लिख लेते हैं। पहली वैल्यू दिया है इन ए मशीनिंग कटिंग स्पीड v1 इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनट। यहाँ से v1 इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनट और टूल लाइफ t1 इज इक्वल टू, जब v1 100 मीटर पर मिनट था तो टूल लाइफ t1 इज इक्वल टू 16 मिनट, 16 मिनट। देन कह रहा है एक कटिंग स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू 200 मीटर पर मिनट और t2 की वैल्यू देख लेते हैं, एंड इंडिकेटेड द टूल लाइफ ऑफ 4 मिनट, मतलब t2 इज इक्वल टू 4 मिनट। अब यहाँ पे देखिएगा द वैल्यू ऑफ n एंड c आर, n और c की वैल्यू हमारी पूछ रहा है। तो हम n और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से फार्मूला हमारा है v1 t1 की पावर n इज इक्वल टू v2 t2 के पावर n। यहाँ से हम कर सकते हैं t1 अपॉन t2 के पावर n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 अपॉन v1, इस तरीके से। अब t1 और t2 की वैल्यू आप रख दीजिए, तो t1 है हमारा 16 ऑब्लिक में t2 इज हमारा 4 है के पावर n इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। देखिए v2 हमारा 200 है और v1 हमारा 100 है। इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 के पावर n इज इक्वल टू, ये देखिए 100 में जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 के पावर 1। तो यहाँ से अगर हम ऐसे देखें, दोनों को सेम करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n इज इक्वल टू 2 के पावर 1। जब बेस सेम हो जाएगा तो यहाँ से 2n बराबर 1 हो जाएगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो n की वैल्यू देखिए 0.5 आ गई। अब यहाँ से हम लोग c की वैल्यू निकालना चाहें तो c की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, vt के पावर n इज इक्वल टू c, किसी में भी रख दीजिए, चाहे v1 t1 n1 की पावर c इज इक्वल टू कर दीजिए, चाहे v2 t2, तो किसी एक में ले लीजिए। मान लीजिए v1 t1 की पावर n इज इक्वल टू c, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो c इज इक्वल टू v1 की वैल्यू हम कितना रख दें, 100 रख दे रहे हैं, एंड t1 की वैल्यू हम 16 रख दें,
के पावर, देखिए n की वैल्यू 0.5 आ गई। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा 1/2 है, इसका मतलब ये कितना बचेगा, 1/2 है, मतलब ये 16 का हाफ बचे, 4 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा C = 400। इस तरीके से देखिए C की वैल्यू 400 आ गई और n की वैल्यू 0.5। तो ऑप्शन में मैच कराइए, देखिए A = 0.5 एंड C = 200 गलत है। देखिए यहाँ पे एक 0.525 ऑन 200 ये भी गलत है। 0.5 एंड 400 ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था RRB मुंबई सेक्शन इंजीनियर 2008 में आया हुआ था। तो देखिए कुल मिलाकर आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के उसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कह रहा है, इन टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन में Vt की पावर n = C, द कांस्टेंट n एंड C इज डिपेंड अपॉन। मतलब ये कह रहा है टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन Vt के पावर n = C में n और C की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो हमने पहले ही बताया था आपको लेक्चर में भी थोड़ी देर पहले कि n और C की वैल्यू टूल मटेरियल और वर्कपीस मटेरियल दोनों पर डिपेंड करती है। तो चलिए देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है वर्कपीस मटेरियल, तो ये भी सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी है टूल मटेरियल, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कूलिंग, तो कूलिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन DMRC JEE 2018 में आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल लाइफ कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। अच्छा ऐसी क्या चीज़ इंक्रीज करेंगे जिससे हमारी टूल लाइफ बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं, कटिंग स्पीड, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था टूल लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग वेलोसिटी, क्योंकि कटिंग स्पीड जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही टूल लाइफ घटती जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है नोज रेडियस, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, टूल लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नोज रेडियस n, जितना नोज रेडियस बढ़ाते हैं उतना ही टूल लाइफ बढ़ती है, उतना ही सरफेस फिनिश बढ़ती है और कटिंग फोर्स हमारा रिड्यूस करता है। क्या फीड बढ़ाने पर टूल लाइफ बढ़ेगी? गलत, फीड बढ़ाने पर टूल लाइफ घट जाती है। डेप्थ ऑफ कट भी बढ़ाने पर टूल लाइफ घट जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नोज रेडियस। नोज रेडियस हम बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ हमारी बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, ऐसे देखिएगा, UPRBU NL 2016 में आया हुआ था और RRB मालदा 2008 सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया हुआ था। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा ये हमारा आपका टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करिए, उसमें जो भी डाउट हो उसको हम सॉल्व कराएंगे। और अब जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम केवल प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लोग PDF फॉर्म में, जैसे आपकी RK जैन बुक हो गई, RS खुरमी बुक हो गई, तो इन सभी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे PDF फॉर्म में। तो अभी आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे वो हम लोगों का टॉपिक होगा, जैसे हमारा मशीनिंग इंडेक्स क्या होता है, इस पर हम लोग शुरू करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं, और टूल मटेरियल क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी पे शुरू होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।